So hello students, I'm Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division. और आज हम आए हैं लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर, लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेग पे आ गए हैं। लास्ट लेग का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दरवाजे के अंदर से हाथी हाथी निकल के सिर्फ पूछ पूछ रह गई है। तो लास्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लॉजिकली इस साल के पेपर के अंदर ही छोटी छोटी चीजें कट गई हैं, लेकिन अपने घर के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या हमारे घर के सर्किट की ही बात करी जा रही है। तो बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी ये लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं और अपने से सॉल्व ना हो। तो लॉजिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी टॉपिक है। लास्ट लेक्चर है जहां पूरा हाथी निकाल दिया है, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा अपने को, वो भी पढ़ के और खत्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें जानना है कि यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बिजली हमारे घर में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी पढ़ लिया, करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये सब भी पता है। लेकिन जनरेट कहाँ हो रही है? जनरेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे पावर प्लांट्स के अंदर हो रहा है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो, चाहे वो विंड टर्बाइंस हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, या चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो। डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स, हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करके उसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पावर प्लांट्स टू द हाउस होल्ड्स, कि हमारे पास या किसी इंडस्ट्री तक वो चीज पहुंच पाए। अब इंडस्ट्री तक तो कुछ अलग लेवल पहुंचेगी, क्योंकि वहां पे बड़ी मशीनरी है, तो बड़ी मशीनरी को ज्यादा कंजम्पशन चाहिए, और हमारे घर पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं या नॉर्मल हैं, तो उनको थोड़ा कम कंजम्पशन चाहिए ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग आता है और वहां पे अलग अमाउंट ऑफ करंट या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पहुंचता है। अभी जनरेट कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग कहानी के शुरू से पढ़ते हैं, ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेसेस Electrical power is usually generated at places that are very far from the places where it is consumed. At the generating stations, the electronic power is generated at 11,000 volts. This voltage is alternating of frequency 50 Hz. लॉजिकली यहाँ पे क्या है कि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमें ये करंट देखने को मिलता है। ऑल्टरनेटिंग करंट है, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का रहता है, जो वहां पे जनरेट होता है। कहाँ पे? जनरेटर्स रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पावर के, इलेक्ट्रिक स्टेशंस या जनरेटिंग स्टेशंस या पावर प्लांट्स भी हम इन्हें कहते हैं। उन्हें वहां पे जब वो जनरेट होते हैं तो 11,000 वोल्ट या 11 केवी से भी ये रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे के लिखा है, मतलब किलो का किलो है, परेशान नहीं होना है, केवीज लिखा रहता है। तो ऐसे जनरेटर्स होते हैं फुल। मैंने जैसे बताया था टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, मोटर्स हम पढ़ चुके, जनरेटर्स हम पढ़ चुके। दो तरीके के जनरेटर्स हमने आपको पढ़ाए थे, एक एसी, सेकंड वन इज डीसी। तो सेकंड टाइप ऑफ जो डीसी है या एसी है, इस टाइप के जो कॉइल्स मैंने आपको बताए थे, वहां पे सिंगल कॉइल के बारे में बताया था। एसी और डीसी में मैंने सिंगल कॉइल का पूरा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं। लॉजिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो जनरेटिंग या पावर प्लांट्स होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वो सिटी से काफी दूर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मशीन को लगाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, और प्लस ये हजार्डस भी होते हैं। कैसे कि यहाँ पे अगर कुछ भी कैलेमिटी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कोई ब्लास्ट हो सकता है, और उसको मैं सिटी के बीच में रखूं तो सिटी की पॉपुलेशन भी उससे इफेक्ट हो जाएगी। इसी वजह से इसको आउटर में रखा जाता है। सेकेंडली, जो हमारे पास ट्रांसफर होके आती हैं, वहां पे हमारे पास केबल्स होती हैं, काफी बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन या कहीं पे बाय रोड, तो हमको पता चलता है कि हम ऐसी ट्रेन्स को, ऐसी केबल्स को यूज करते हैं ताकि हमारा पूरा ट्रांसफर हो पाए फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशंस टू द हाउस होल्ड्स। या हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी में भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ग्रिड में भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है ना हर स्टेट के पास एक जनरेटिंग स्टेशन या एक पावर प्लांट अवेलेबल हो। यहां पे पता चलता है द पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर हो रही है, जैसे 11,000 केवी मैंने बताया आपको, किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट या 11 केवी जैसे बोल सकते हैं। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसे मैकेनिकल लॉसेस तो होते हैं, रेजिस्टेंस उस वायर का कुछ ना कुछ अपने आप में होगा ही होगा। इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइन वायर्स फॉर a given electric power, the current becomes low as high voltage and therefore the loss of energy due to heating. H का फॉर्मूला हमें पता है, I स्क्वायर RT, जैसे हम पढ़ते हुए आए थे इलेक्ट्रिसिटी में
आई हमारा करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी फॉर टाइम है, कितनी देर के लिए आप उसको पास कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पे हमारा फ्यूज और बाकी इक्विपमेंट्स भी काम करते हैं। तो हमारी जो वायर है उसके अंदर में कॉन्टिन्यूसली इतना ज़्यादा वोल्टेज का करंट अगर फ्लो करवा रहा हूँ तो लॉजिकली मुझे पता है कि उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। एटमोस्फेयर में वो ओपन है, सन की वजह से उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, तो लॉसेस पॉसिबल है, हो सकता है ब्रेकेज हो जाए इस वजह से। तो हमें पता है कि हमें करंट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल का या बहुत ज़्यादा वोल्टेज का भेजना पड़ेगा, ताकि अगर रेजिस्टेंस भी है वहाँ पे उस वायर के अंदर तो धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाए। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों अच्छा होता है डीसी डायरेक्ट करंट से, ये भी मैंने आपको समझाया ही था लॉजिकली। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सर्किट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ जनरेट हो रहा है। ये तो पता चल गया कि हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं, डीसी या एसी जनरेटर्स हैं, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। और जनरेट कैसे होता है, ईएमआई के इफेक्ट से जनरेट हो रहा है बच्चों। और उसके बाद जनरेशन हमारा जनरेटिंग स्टेशंस या पावर प्लांट्स पे हो रहा है, पावर प्लांट्स पे जनरेट हो गया। अब वो चीज़ आगे बढ़ेगी इंडस्ट्रीज के पास जाएगी, उसके बाद फिर हमारे पास सिटीज़ में आएगी, या कहीं ना कहीं बीच बीच में क्या स्टॉपेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे उसके जंक्शंस हैं, वो जंक्शंस हम पढ़ते हैं। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप्ड अप। अब ये स्टेप्ड अप क्या चीज है, यहां पे रोल आता है बच्चों ट्रांसफॉर्मर्स का। ट्रांसफॉर्मर मूवी नहीं कह रहा हूं जिसमें रोबोट्स फाइट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एक तरीके के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो वोल्टेज को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने में काम आते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के थोड़ा सा लास्ट मैंने इंट्रो दिया था, अभी वो टॉपिक कट गया है एनसीईआरटी से, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप अप कर रहे हैं 11 केवी को 132 केवी में, मतलब 11,000 किलो, हमारा 11,000 वोल्टेज या वोल्ट भी कम है, उसको मैं स्टेप अप कर रहा हूं, अपब्रिंग कर रहा हूं और बढ़ा दे रहा हूं उसको 1,32,000 वोल्टेज के अंदर। हो सकता है कहीं कहीं पे हम इस चीज को 400 केवी तक भी बढ़ा देते हैं। जहां पे हम इसको 400 केवी तक भी बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है प्रेजेंट है उस वायर के अंदर, ठीक है, एट द जनरेटिंग स्टेशन और द ग्रिड सब स्टेशन। अब यहाँ पे सब स्टेशन मतलब जंक्शंस हैं जहां जहां पे हमने इसको यूटिलाइज किया है। अब यहाँ पे इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन। एट द मेन सब स्टेशन दिस वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 33 किलो वोल्ट्स and it is transmitted to the switching transformers stations or the city substations। लॉजिकली बात देखना कहां से चली कि पावर स्टेशन से यहां से जनरेट हो गई, तो ये जनरेशन सेंटर हो गया, जनरेशन स्टेशन हो गया या जनरेशन सेंटर हो गया। यहां से मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स में गई जहां पे मैंने 11 केवी को कन्वर्ट किया 400 केवी के अंदर या 132 केवी के अंदर, ठीक है। अगेन ट्रांसफॉर्मर से आगे गई, सब स्टेशंस के पास गई, और सब स्टेशंस के पास जाते से क्या है, वापस यहाँ पे मेरे को स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास हैवी इंडस्ट्री थी। तो हैवी इंडस्ट्री को तो मेरे को पता चला कि 132 केवी की जरूरत है, तो मैंने इसको 132 केवी दे दिया। उसके बाद आगे जाता है तो मुझे फिर से स्टेप डाउन करना है, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्री थी और ये है लाइट इंडस्ट्री, यहाँ पे थोड़े कम वोल्टेज की जरूरत है। मान लेते हैं यहाँ पे हमें 150 किलो वोल्ट की जरूरत है, तो मैंने 150 केवी इसके लिए स्टेप डाउन करके प्रोवाइड कर दिया। फिर से ट्रांसफॉर्मर्स के पास जाती है ताकि वो टाउन्स के पास आ सके, यहाँ तक आते आते जो वोल्टेज बचता है दैट इज 33 किलो वोल्ट। देन विलेजेस, देन फार्म्स। लेकिन हमारे घर में जो आता है वो आते आते तक 220 वोल्ट, बस इतना ही चाहिए हमको। अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पीछे देख लो, उसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई होगी वर्किंग एट 220 वोल्ट्स ओनली। जनरेट तो हम कहाँ से चालू कहाँ से कर रहे हैं, 11,000 वोल्ट से स्टेप अप करने के बाद मेरे पास बच्चों 400,000 वोल्ट तक पहुंच जा रहा है, 4 लाख वोल्ट तक भी पहुंच जा रहा है। लेकिन सिर्फ मेरे को चाहिए कितना, इतना। ये इतना ज़्यादा क्यों स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करके, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे मैं उतनी क्वांटिटी का करंट बेच पाऊँ, जहाँ पे मुझे कम ज़रूरत है मैं उस तरीके का करंट वहाँ पे बेच पाऊँ। और अगर ज़्यादा आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेज हैं, वो भी आगे चैप्टर में आने वाले हैं, उनको भी अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप डाउन टू 220 वोल्ट फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर एज शोन इन द फिगर। नीचे मैंने पूरा का पूरा आपको एनिमेशन या पूरा फिगर बना के समझाने की कोशिश करी है कि कहाँ पे किस तरीके के करंट यूज होते हैं, कहाँ पे स्टेप अप होता है, कहाँ पे स्टेप डाउन होता है। अब आगे आता है कि भाई कलर कोडिंग ऑफ वायर।
कलर कोडिंग ऑफ वायर के अंदर क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट वायर, जब भी होता है कूलर की या किसी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो प्लग रहता है हमारा, वो टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। हो सकता है हमारे फादर ही जो घर के इलेक्ट्रिशियन, लोकल इलेक्ट्रिशियंस होते हैं हमारे घर में, सबसे बेसिक उनको सारा काम आता है। तो उन जो फादर हैं हमारे, उनके साथ कभी बैठे हो या कभी आपने खुद ने भी देखा हो, तो वहां पे जो वायर मोटी वाली ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है, उस ब्लैक कलर की कोटिंग को हटाने का अंदर से 3 वायर निकलती हैं। 3 वायर्स निकल रही हैं। कौन कौन सी 3 वायर्स हैं और वो 3 वायर्स का रोल क्या है? ठीक है, वहां पे फर्स्ट वायर जो है दैट इज लाइव वायर, उसका कलर कोडिंग करा जाता है। अब कलर कोडिंग क्यों करते हैं वो भी समझाता हूं। फर्स्ट वन इज लाइव वायर, यहां पे इसे कहते हैं लाइव वायर। सेकेंड वन जो रहती है दैट इज न्यूट्रल वायर, दिस इज न्यूट्रल वायर। एंड थर्ड वन इज अर्थ वायर, या अर्थिंग के लिए जो वायर यूज करी जाती है इसे अर्थ वायर कहते हैं। अब इसके ऊपर जो वैसे कॉपर की वायर होती है सारी की सारी, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ मोटाई का फर्क होता है, कितने कितने डायमीटर या कितना कितना इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका फर्क रहता है। लॉजिकली इन तीनों में एक मेन फर्क यह होता है कि इनकी कलर कोडिंग करी जाती है। ऊपर से जो इंसुलेटर की परत रहती है, इंसुलेटर की लेयर रहती है, जो प्लास्टिक कोटिंग रहती है, उस चीज का कलर चेंज करा जाता है। क्यों करा जाता है? ताकि इजी टू रिकॉग्नाइज हो, इजी टू मेंटेन हो। अगली बार अगर वो अपना प्लग टूट जाता है तो अगली बार जब भी आप नया प्लग लाएंगे तो उसके अंदर अपने को जॉइनिंग या उस चीज को प्रॉपर फिटिंग के अंदर इजी पड़ता है कि उस चीज को, उस रेड वायर को कहां डालना है, क्या वो लाइव वायर है, क्या वो न्यूट्रल है या अर्थ वायर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अपने पास ऐसा सा कुछ सॉकेट रहता है, एक ये वाला पिन बड़ा रहता है जबकि नीचे वाले 2 छोटे छोटे पिन होते हैं। नीचे वाला एक लाइव होता है, लाइव। सेकेंड वन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, और ये होता है अर्थड या अर्थिंग के लिए जो सॉकेट रहता है। अब अगर कभी भी जैसे घर में बैठे हो, कूलर का या माइक्रोवेव का प्लग हो या वॉशिंग मशीन या एसी या टीवी का प्लग हो, तो उसमें देखोगे तो ये थर्ड वाला जो पिन रहता है ना, सॉकेट का जो थर्ड पिन रहता है ऊपर वाला, वो ज्यादा लंबा है। अब सोचो वो ज्यादा लंबा क्यों है एज कंपेयर टू दीज 2 प्लग्स? सोचो, जब तक आंसर आए तो मुझे कमेंट में बताना, और नहीं आता है तो लास्ट में मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। तो यहाँ पे कलर कोडिंग इसलिए करी जाती है ताकि कनेक्शंस बनाते टाइम वो चीज इजी हो जाए कि मुझे अर्थिंग वायर में कौन सी जोड़नी है, क्योंकि घर के अंदर तो 3 बहुत सारी वायर्स आ रही हैं, मुझे उन 3 वायर्स में से कौन सी वायर कहाँ जोड़नी है मुझे इजी पता चल जाए। पहले क्या होता था, पुरानी वाली और नए वाले दोनों तरीके के कलर्स में आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था कि जो रेड वायर थी वो लाइव के लिए यूज होती थी, येलो न्यूट्रल के लिए यूज होती थी, और अर्थ जो होती थी वो ग्रीन कलर की यूज होती थी। और लेकिन अब एक नया सिस्टम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ने बोला है ब्राउन कलर की लाइव वायर होगी, ब्लू कलर की न्यूट्रल वायर होगी, और येलो या ग्रीन कलर की अपनी अर्थ वायर होगी। अब 3 तरीके की वायर्स तो आपको मैंने बता दी। इन 3 तरीके की वायर्स का रोल क्या है, कैसे ये हमारे सिस्टम के अंदर आती हैं, वो भी पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, लाइव वायर। लाइव वायर में आ रहा है करंट आ रहा है, और यहाँ पे इस पे लिखा है न्यूट्रल पे वोल्टेज 0, जबकि यहाँ पे वोल्टेज लिखा है हमारा 220 और यहाँ पे लिखा है 0। अगर मैं इसका पोटेंशियल भी 220 वोल्ट कर देता हूं तो क्या करंट फ्लो होगा? घर के अंदर क्या होता है, लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर से, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट अंदर आता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जाता है, जबकि हमारे न्यूट्रल वायर से वापस चला जाता है, पूरा गोल घूम के सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट कर रहा हूं और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस ये भी 220 है और ये भी 220 है, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दैट मींस I इज इक्वल्स टू 0। इसे 0 इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए डेल्टा V दैट इज 220 वोल्ट, इसीलिए यहाँ पे एक डैश बना देता हूँ। वो एक अलग सिचुएशन है, ये एक अलग सिचुएशन है। लॉजिकली समझ में आया होगा कैसे कैसे ये 3 वायर्स की कलर कोडिंग करी जाती है, क्यों करी जाती है, क्या रीजन है इसके बिहाइंड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हाउस होल्ड वायरिंग जो सप्लाई है वो हमारे घर के अंदर कैसे आती है। लॉजिकली या तो देखा होगा आपने, घर के बाहर जो मीटर लगा होता है उसके अंदर 2 वायर होती हैं, एक वायर इनलेट के लिए, एक वायर आउटलेट के लिए, ठीक है। लेकिन वो 2 वायर आ कहाँ से रही, आसपास के किसी खंबे से आ रही होती हैं, किसी खंबे से आ रही होती हैं। खंबे से हमारे पास वायर जो आ रही होती है वो हमारे मीटर के अंदर जा रही होती है।
अब मीटर के अंदर जैसे ही वो वायर जाएगी, उसके अंदर से भी हमारे पास कुछ वायर आउटलेट, ये है इनलेट, ये है आउटलेट। आउटलेट वाली जो वायर होती है वो मेरे घर के अंदर जा रही होती है। अब मीटर का क्या रोल है यहाँ पे, लॉजिकली मीटर का क्या रोल है, मीटर का ये रोल है, वो मेजर करता है कि मेरे घर में कितना करंट आ रहा है, और वो बिल जनरेट करता है कि मैंने कितना पावर कंज्यूम करा है पर यूनिट आर, या कितने इक्विपमेंट्स मैं घर के अंदर चला रहा हूं, उनका टोटल सबमिसिव पावर क्या है। टू सप्लाई पावर टू अ हाउस होल्ड ईदर द ओवरहेड वायर्स ऑफ द पोल्स आर यूज और अंडरग्राउंड केबल्स। कभी कभी क्या होता है, हम अंडरग्राउंड केबल्स का भी यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है वो कम होती है अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स, नहीं तो खंबे के ऊपर से हम ये वाली वायर्स भी अंडरग्राउंड केबल्स को यूज करते हैं। कभी कभी खंबे के ऊपर से जो वायर्स रखी होती हैं, जो कि हमारा पोल रहता है, इलेक्ट्रिकल पोल रहता है, उस चीज को भी यूटिलाइज करते हैं। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो मेरे घर में आने से पहले एक फ्यूज के थ्रू, कंपनी फिटेड फ्यूज के थ्रू पास होता है। फ्यूज के बारे में अपन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। नहीं तो फ्यूज एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जब हैवी, जब एक उसकी लिमिट से ज्यादा उसके अंदर मैं करंट पास करने की कोशिश करता हूं तो वो ब्रेक हो जाता है, ताकि मेरे आगे आने वाले जो सीक्वेंस में लगे हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उन पे कुछ नुकसान ना पड़े। तो यहाँ पे इसकी जो रेटिंग होती है 50 एम्पियर होती है अप्रोक्सीमेटली। 50 एम्पियर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा करंट की वैल्यू है, लेकिन इतना ज्यादा करंट हमारे घरों में जरूरत नहीं पड़ता। अगर पड़ भी रहा है, बहुत बड़ी हवेलियों में भी आप रह रहे हो, तो भी 50 एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब घर में घुसने से पहले, मीटर में आने से पहले वो एक फ्यूज से पास हो रहा है, देन वो फिर मेरे मीटर में आ रहा है। अब इसे कहते हैं कंपनी फिटेड फ्यूज, जो मैंने जैसे आपको बता दिया। अब ये कंपनी के जो वायर्स हैं, ये मेरे पास 3 वायर्स आते हैं। 3 में से 2 तो देती है सरकार, 2 तो देती है सरकार। सरकार मतलब ये जो भी प्राइवेट एजेंसी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, या दिल्ली से आपको गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही हो, राजस्थान में कुछ और सप्लाई करती है, हर जगह का अलग अलग है। तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उन 3 वायर्स में से जो भी मैंने पढ़ाई आपको, लाइव, सेकेंड वन इज न्यूट्रल, थर्ड वन इज हमारा कौन सा, अर्थ वायर या अर्थिंग की वायर। अर्थिंग की वायर मत लिख देना पेपर में, अर्थिंग वायर। ठीक है, तो उनमें 2 तो देती है सरकार, जो कि होती है लाइव, एंड सेकंड वन इज न्यूट्रल। थर्ड वायर जो होती है अर्थ वायर, वो मैं बताता हूं कहां यूज होती है, क्यों यूज होती है। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द किलोवाट आवर मीटर। किलोवाट आवर मीटर वही मीटर है, इलेक्ट्रिकल मीटर, इलेक्ट्रिकल मीटर है। ये वही मीटर है जो हम सबके घर के बाहर लगा होता है, जो मेजर करता है कि हमने कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, जिसके हिसाब से हमारा रुपयों में बिल कन्वर्ट होकर आ जाता है हर महीने की तारीख को। From this meter connection are also made to distribute board through the main fuse and the main switch. मेन स्विच जो घर के अंदर मेन आपका स्विच बॉक्स लगा रहता है, जिससे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है, वहां तक ये हम पूरा का पूरा आउटलेट लेते हैं। मान लो एक खंबे से आया, यहाँ पे गया, इनपुट गया, तो इनपुट में अंदर एक, मेरे घर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होगा, जहाँ सारी की सारी एमसीबीज लगी होंगी, एक पावर एमसीबी भी लगी होगी, जिससे मेरे पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मीटर, पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे मैं घर के अंदर 3 तरीके की वायर्स लगी हुई है। फर्स्ट वन लाइव, सेकंड वन हमारा कौन सा, न्यूट्रल, थर्ड वन मैं आपको बता चुका हूँ अर्थ वायर। तो ये 3 वायर्स हैं, फर्स्ट वन इज लाइव एंड सेकंड वन इज न्यूट्रल। ये लाइव वायर और ये हमारी न्यूट्रल वायर, ये हमें देती है सरकार। इसके बाद हम एक अर्थ वायर है, ये वाली देखो ई से मैंने डिनोट कर रखी है यहाँ पे। तो ये घर में घुसने से पहले एक मेन फ्यूज या कंपनी फिटेड फ्यूज से हम पास होके आती है, ताकि अगर 50 एम्पियर से ज्यादा करंट है तो मेरे घर पे नहीं आने देगा लॉजिकली। दूसरा फिर मेरे घर में आती है कंपनी फिटेड मीटर, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑफ हमारा इंडियन इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान या कहीं का भी। फिर आता है मेन स्विच पे, जो घर के एमसीबी बड़ा से बड़ा बॉक्स लगा होता है, जिससे हम एक बटन डाउन करते पूरे घर की लाइट बंद कर सकते हैं। आगे आता है कंज्यूमर फ्यूज, ये हमारे घरों के अंदर हम फिट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, गलती 2 तरफ से हो सकती है, या तो सरकार ने ज्यादा करंट भेज दिया हो, वहां से सरकार क्यों भेजेगी, मतलब गलती से वहां से जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से गलती से ज्यादा करंट आ गया हो, तो वहां से भी गलती होगी तो भी मैं बच जाऊंगा। और अगर मेरे घर में ही कुछ गलती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, कहीं से करंट का सप्लाई ज्यादा हो गया है, या मैंने बहुत सारे के सारे ओवरलोड कर रखा है, एक ही प्लग में बहुत सारी चीजें को प्लग लगा रखा है, ठीक है, एक्सटेंशन बाय यूजिंग एक्सटेंशन, ओवरलोडिंग कर रखी है, तो उस वजह से भी जो एक्स्ट्रा हीट होगी उसकी वजह से फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले इक्विपमेंट्स को नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल सिस्टम के थ्रू करते हैं। पैरेलल सिस्टम हम यूज करते हैं यहाँ पे, बाय पैरेलल सिस्टम करते हैं।
पैरेलल स्विचिंग या पैरेलल सर्किटिंग हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम घरों के अंदर पैरेलल सर्किटिंग क्यों यूज़ करते हैं। सीरीज़ में होगा तो प्रॉब्लम आएगी, पैरेलल के अंदर हम अलग अलग स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट को चलाने के लिए, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो स्विच बोर्ड्स हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, अब अर्थिंग की जो वायर है जो मैं खुद से पैसे लगा के घर के अंदर लगा रहा हूँ, सरकार ने 2 दे दी, तीसरी जो थी अर्थिंग की वायर थी वो क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी इक्विपमेंट के अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, या हो सकता है कि हम जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ले लेके घूमते हैं ना घर के अंदर, जैसे माइक्रोवेव फ्रिज को तो ले लेके घूम नहीं सकते, इधर उधर घूम नहीं सकते, तो लॉजिकली क्या होता है, एक प्रेस नाम की चीज होती है, आयरन नाम की चीज होती है, उसको मैं लेके घूम रहा हूँ, कभी पापा के रूम में कर रहा हूँ, कभी अपने रूम में कर रहा हूँ, कभी ऊपर वाला कोई लेके जा रहा है, कहीं पड़ोस वाला लेके जा रहा है, हो सकता है उसके अंदर कोई वायर डिसमेंटल होके आयरन बॉडी पे लग जाए, या हो सकता है कूलर्स हमारे घर में, सबके घर में कॉमन है, गर्मियों में यूज किए जाते हैं, तो कूलर की कोई वायर टूट जाए और वो मेटल बॉडी से कनेक्ट हो जाए, गलती से टच हो रही है, उस पे अगर करंट मेटल बॉडी पे है, जैसे ही मैं उस मेटल बॉडी को टच करूंगा तो वो पूरे का पूरा करंट मेरी बॉडी के थ्रू फ्लो होकर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, मेरे को करंट लगने से बचाने के लिए अर्थिंग की वायर होती है। वो थर्ड जो सॉकेट होता है वो बड़ा भी इसीलिए होता है क्योंकि एक्स्ट्रा अगर करंट उस बॉडी में प्रेजेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्जेस जो है पहले अर्थ में चले जाएं। तो क्या करते हैं, जब भी कोई घर बन रहा होता है, एक सिविल इंजीनियर जब एक घर बना रहा होता है, आपका, हमारा, किसी और का भी, तो इस चीज का ध्यान रखता है कि वहां पे एक अर्थिंग की वायर पहले से डाली जाए। या इस चीज का एक एग्जांपल और मैं आपको बता सकता हूं, घर के बाहर जो खंबे लगे होते हैं ना, पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, उनमें एक मेटल की मोटी सी वायर होती है, वो जमीन में जा रही होती है, उसको अगर देखिए पकड़ोगे ना तो उसमें करंट नहीं लगेगा, पर जाके पकड़ मत लेना, है ना, तो हो सकता है लग भी जाए। पर देखो अर्थिंग होती है, उसके अंदर करंट होता है, लॉजिकली वो अर्थ के अंदर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ को हम टोटली नेगेटिव चार्ज मानते हैं, वो बॉडी के अंदर का चार्ज पूरा खींच लेती है, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है हम अर्थ को दे रहे हैं, ये मान के चलते हैं, इससे ज्यादा डीप में नहीं डाइव करना है अपने को, डीप डाइविंग नहीं करनी है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स वी हैव 3 वायर्स, द लाइव वायर, द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर. The neutral and the earth wire are connected together to the sub local station so that the neutral wire इज एट द अर्थ पोजीशन. कभी कभी किसी किसी सर्किट के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रल और अर्थ वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि न्यूट्रल वायर भी अर्थ वायर का काम कर सकती है. ये पूरा का पूरा सबग्रिड आपके घर के अंदर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन या बाहर के जो खंबा लगाओ वहां से आपके घर के अंदर कैसे काम करता है. अब यहाँ पे जो अर्थ जो वायर होती है जो अपने घर के अंदर सिविल इंजीनियर यूज कर रहे हैं, उसके साथ पता है क्या करते हैं, वो एक मोटी सी वायर होती है अपनी दीवारों के थ्रू निकालते हुए और ना जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर मतलब खुद नहीं खोदेगा, कुछ लोग होंगे उनसे खुदवाएगा, उसके अंदर कट्टे ही कट्टे या बहुत सारी चीजें बहुत सारे भर के थैले भर के वहां पे चारकोल और हमारा सॉल्ट का यूटिलाइजेशन करता है. क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है जो सॉल्ट है वो मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो वहां पे वो चीज वो अर्थ के अंदर डालता है, वहीं पे वो मेटल का वायर डालता है एंड देन वो पूरा का पूरा मेटल का वायर मेरे पूरे घर के अंदर घूम रहा होता है. क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट में एक्स्ट्रा करंट है तो वो अर्थ में जाना चाहिए, मेरी बॉडी में नहीं जाना चाहिए. ठीक है. अब मैं बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहा था, बल्ब को जलाने की कोशिश कर दी. पीछे वाले डायग्राम में अगर मैं जाके देखूं वापस तो ये देखो ये स्विच ओपन है, ये स्विच ओपन है. मैं अगले डायग्राम के अंदर जाके देखूंगा तो ये देखो स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज हो गया. पर क्या मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है? पर क्या मेरा बल्ब ग्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? सोचो. डायग्राम आप लोगों के सामने है, जस्ट फॉर 3 सेकेंड्स पूरे डायग्राम को एनालाइज करो और मुझे बताओ क्या गलती है इस डायग्राम में, बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा. मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या है, जो ये मेन स्विच है बच्चों, ये मेन स्विच है, ये डिसकनेक्टेड है. घर के अंदर की मेन जो एमसीबी जो पावर सप्लाई है यहां तक तो आ रहा है मीटर तक, पर मैंने मेन स्विच को बंद कर रखा है तो उसके पास कोई करंट नहीं पहुंच रहा, सर्किट में कोई करंट नहीं है. द मेन स्विच इज डबल पोल स्विच. मेन स्विच जो होता है डबल पोल स्विच होता है. इट हैज आयरन कवरिंग्स, आयरन कवरिंग्स होती हैं. द कवरिंग इज अर्थ. जहां जहां पे एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा जंक्शन होता है, जहां पे बहुत सारा करंट आने की संभावना होती है, हमें पता है कि बहुत सारा करंट आ सकता है, वहां पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग की व्यवस्था करके रखते हैं, उस चीज को पूरा का पूरा आइसोलेट या इंसुलेट करके रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा करंट वहां से बाहर ना निकले. इसलिए इसका जो पोल है मेन स्विच का वो भी अर्थ करके रखते हैं. पूरा का पूरा जो स्विच है उस चीज को अपन प्लास्टिक या किसी और चीज से कोट करके रखते हैं. द स्विच इज यूज्ड टू कट द कनेक्शन ऑफ द लाइव वायर एज वेल एज द न्यूट्रल वायर साइमल्टेनियसली. टोटली जो घर के अंदर मेरी वायर सप्लाई है, करंट सप्लाई है, उसको कट कर देता है. द मेन स्विच एंड द मीटर आर लोकली अर्थ. दोनों के दोनों देखो, मेन स्विच पे भी करंट बहुत ज्यादा आ रहा होता है और हमारे मीटर पे भी ज्यादा आ रहा होता है.
इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द वायर्स गो टू द डिफरेंट पार्ट्स। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अभी अपने बनाया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे इस चीज को मैं बना के दिखा दूं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसा होता है, वहां से पूरे पूरे हर कमरे के अंदर, जैसे एमसीबी बॉक्स जैसे हम कहते हैं, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। किसी एक रूम की अगर लाइट या कुछ चीज फॉल्ट हो जाती है तो एक एमसीबी ट्रिप होती है, ना कि पूरे घर का बोर्ड। जो मेन स्विच है या मेन मीटर, मेन स्विच है, वो चीज नीचे नहीं आ जाए, मेन स्विच ना बंद हो जाए। छोटे छोटे चीजों के साथ, इक्विपमेंट के साथ हम एमसीबी जोड़ के रखते हैं। एमसीबी क्या होती है, ये सारी चीज सेफ्टी डिवाइसेस में पढ़ेंगे, अभी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे ही मैंने पीछे वाले डायग्राम से अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे मेन स्विच ऑफ था, मेन स्विच मैं ऑन करता हूं, ये देखो मेन स्विच मैंने ऑन करा तो मेरा बल्ब ग्लो करने लगा। मेन स्विच ऑन करते से ही सर्किट कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था लाइव वायर से करंट अंदर जाता है, पूरा पूरा गोल घूम के न्यूट्रल वायर से बाहर आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर में कहने को न्यूट्रल है, इसको टच मत करना, इसमें भी करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी के तभी उसी हमको पता चल रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिन लोगों ने नहीं देखा, उसके अंदर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मैंने कि अगर एक परिंदा या एक हमारा चिड़िया उसके ऊपर बैठती है, किसके, वायर के ऊपर, तो उसको करंट नहीं लगता, लेकिन एक ह्यूमन अगर उसको करंट वायर को टच करता है तो उसको करंट क्यों लगता है। अगर आपको जानना है तो पीछे जाके वापस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पूरी सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मोशन चैनल को वापस जाएं, यूज करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, मोशन फाउंडेशन चैनल के ऊपर बहुत एक से एक अभी सब्सक्रिप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा कोलैब चल रहा है, और अभी टीचर्स जो हैं बहुत प्यारा प्यारा एक्सपेरिमेंट आप लोग के लिए बना रहे हैं, ताकि आपकी क्रिएटिविटी, इवन आपकी इमेजिनेटिव पावर बहुत तेज हो जाए। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो वी लाइव एंड वी न्यूट्रल। वी लाइव में अगर कितना आता है 220, न्यूट्रल का मेरे को पता है 0, तो ये कितना आएगा 220 वोल्ट। यहाँ पे 220 वोल्ट, सिंपल, ये आंसर है मेरा। बहुत इजी, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट है नहीं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट हमारा 3 जो चैप्टर्स में था वो कवर हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस साल कट गया है, नेक्स्ट ईयर आपका पक्का आने वाला है, तो वो भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था, उसको भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे विद टाइम। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे, कि भाई मेरे घर में करंट तो आ गया, लेकिन करंट मुझे लग रहा है, तो उससे बचूं कैसे। तो अर्थिंग पहला टॉपिक, ये चीज आपने देखी है कि नेल या तो आसपास खंभों के अंदर से निकली हुई एक वायर मोटी सी जमीन में जा रही होती है, जैसा मैंने आपको बताया, नहीं तो जो प्लग है, प्लग सिस्टम्स हैं, इसके अंदर ये बड़ा वाला सॉकेट और ये 2 छोटे छोटे रहते हैं। बड़ा वाला इसलिए ज्यादा लंबा होता है क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर कुछ बॉडी में प्रेजेंट है तो पहले अर्थ में चला जाए, फिर लाइव वायर से अंदर आए करंट, और न्यूट्रल वायर से बाहर जाए। मतलब एक तरीके से लाइव वायर से मेरे घर में करंट आ रहा है, अगर ये लाइव है तो, और ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर करंट जा रहा है, ताकि सर्किट मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। Earthing means the connected the metal case of the electrical appliances to the earth at zero potential। अर्थ को मान के चलते हैं कि वो जीरो पोटेंशियल पे है, तो वो हमारा लाइव वायर से या उस बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल जो कि अर्थ के अंदर है वो चला जाएगा बाय द मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉल्ड हमारा अर्थ वायर। ठीक है, अर्थिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग, अभी ये थोड़ा ईजी लग रहा होगा। अब इसके बारे में थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, मजा आना चाहिए। We connect the earth wire to the metal case of the electrical appliances by using a 3-point plug। Mainly कई बार हम देखते हैं कहीं पे 2 ही पिन के प्लग होते हैं, जब कहीं पे 3 पिन के प्लग होते हैं। तीसरे पिन का जो प्लग होता है वहां पे जो तीसरा पिन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, उस चीज को मैं अर्थ वायर के लिए यूटिलाइज करता हूँ, अर्थ वायर के लिए यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जो भी है मेरी बॉडी में या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी में वो सारा का सारा ट्रैवल होकर अर्थ के पास चला जाए। The metal casing of the appliance will now always remain at zero potential of the earth। अगर ये मेटल केसिंग का जो वायर है वो हमेशा अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा, मतलब जीरो पोटेंशियल पे रहने वाला है, हमें रिमेन एट जीरो पोटेंशियल। वी से दैट द अप्लायंस हैज कॉल्ड अर्थ और ग्राउंडेड। हम इस चीज को कहते हैं या तो अर्थ कर दिया है मैंने इस चीज को, या ग्राउंड कर दिया है। अलग अलग वर्ड्स यूटिलाइज होते हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, पढ़ ही सकते हैं आप। इफ बाय चांस द लाइव वायर टचेस द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयरन और बाय अदर appliances which has been earth, then the current passes directly to the earth through the earth wire। It does not need our body to pass through the current, therefore we do not get electrical shock। सोचो अगर वहां अर्थ वायर प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्स्ट्रा चार्ज है वो मेरी बॉडी को एज अ कंडक्टर यूटिलाइज करेगा अर्थ के अंदर करंट पास करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे शॉक लग सकता है। इसीलिए हम अर्थ वायर को वहां प्रेजेंट रखते हैं ताकि हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे।
तो शॉक लगा नहीं लगा मतलब अर्थ वायर प्रेजेंट है। एक्चुअली a very heavy current flows through the earth wire and the fuse of household wiring blows out or melts and it cuts off the power supply. This is why earth also saves the electrical appliances from damage due to excessive current. अगर बहुत ही ज़्यादा करंट आ रहा है तो अर्थ वायर के अंदर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगता है। हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा करंट आ रहा हो, मतलब उस बॉडी में, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो और वो चार्ज पूरा पूरा अर्थ के अंदर जाना चालू कर दे और वो बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई कर दे। करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम सब यूज टू हैं, हम बिल्कुल जानते हैं उस टॉपिक को। तो यहाँ पे हमको पता लग गया है कि अर्थ करंट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक फ्यूज फिटेड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर कोई कनेक्टेड है सीरीज में, पैरेलल में, उनके ऊपर हार्म ना हो, वो चीज़ खराब ना हो। ऐसा नहीं हो कि एक बल्ब की वजह से, 50 रुपए के बल्ब की वजह से मैं आपके घर का पूरा एक AC 50,000 का उड़ जाए, तो वो चीज़ सबसे बड़ा नुकसान होगा। दूसरा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम से, बड़े नाम से समझ नहीं आ रहा होगा, हम इस चीज़ को MCB के नाम से भी जानते हैं, जो ऐसी सी डायग्राम में दिखती है जब घर में फॉल्ट होता है या घर पे हम छोटा मोटा कांड कर देते हैं तो ये चीज नीचे की तरफ डाउनफॉल हो जाती है, ऑफ की तरफ गिर जाती है ऑन की जगह, जबकि ऊपर वाला साइड ऑन रहता है, नीचे वाला साइड ऑफ होता है। कई जगहों पे जैसे एसीज होते हैं या कुछ होते हैं, कुछ लोग इस चीज को एज अ स्विच भी यूज करते हैं, जहाँ पे हायर वोल्टेज आने के चांसेस हो, हायर रिक्वायरमेंट ऑफ करंट हो, तो इस चीज को हम क्या एज अ स्विच भी यूज करते हैं, बटन की जगह इसको लगा देते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लगाया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज है फॉर द सेफ्टी डिवाइसेस। दिस इज अ डिवाइस कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दैट इज MCB is used to instead of the additional fuses। पहले क्या होता था, फ्यूजेस यूज होते थे, फ्यूज बॉक्सेस या फ्यूजेस यूज होते थे, उनके बारे में दिखाने वाला हूँ। पर जैसे मॉडर्न है, फिर ओल्ड सिविलाइजेशन की तरफ हम मूव करते हैं टू द हिस्ट्री, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। हर चीज अपना पढ़ना मन है तो पढ़ते चलो, ठीक है। इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज स्विच दैट टू ऑटोमेटिकल स्विचेस बाय अ सर्किट कॉल्ड इफ द करंट इज इन द एक्सीड्स द स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट एक फ्यूज की तरह है कि अगर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज तो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट एक्सीड करती है, इसके थ्रू पास होने की कोशिश करती है, तो खुद को ट्रिप कर देता है, खुद को नीचे की तरफ गिरा देता है, ऑफ कर देता है सर्किट को, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है, स्विच बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक स्विच मान सकते हो इस चीज को। जबकि क्या होता है, अगर हम इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस देखो ऐसे होते थे, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस ऐसे होते थे, जिनके घरों में अभी भी होंगे, कुछ पुराने घरों में, मेरे घर में भी थे, अब नहीं है, हमने उसको अपग्रेड कर लिया। इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में होता क्या था कि यहाँ पे कॉपर वायर लगाते थे, यहाँ पे कॉपर वायर लगा के रखते थे। कॉपर वायर की वजह से क्या होता था, कंडक्टिविटी होती रहती थी, ये फ्यूज का काम भी करते थे। लेकिन जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आया था, वैसे ऐसे अलग अलग नहीं होते थे, ज्वाइंट रहता था, पूरा एक सॉकेट दूसरे सॉकेट में घुसा हुआ रहता था। तो लॉजिकली क्या है, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट इससे पास होने की कोशिश करता था तो ये वायर ब्रेक हो जाती थी। ये वायर ऐसी होती है, ये ब्रेक हो जाती थी, ऐसी है तो ऐसी ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो ये चीज काम करना बंद हो जाती थी एक तरीके से। लेकिन फिर इसको रिपेयर करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इसको रिपेयर करना है, सबसे बड़ी दिक्कत थी रिपेयर कैसे करूं। चलो वायर ले आया, वायर भी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक एम्पियर की आती थी, अलग अलग एम्पियर की वायर होती है ना, कोई मोटी होती है कोई पतली होती है, नहीं तो सारी चार्जर की तार बिल्कुल पतली है, और है ना घर में रेफ्रिजरेटर की मोटी है, कुछ तो फर्क होगा ना बच्चों उसके अंदर। तो ये जो ये करंट इसमें से पास होने की लिमिट होती थी, उसमें हमें चेक करना पड़ता था, उतने ही एम्पियर के में वायर लानी पड़ती थी, ज्यादा बाउंडिंग्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता था, एन नंबर ऑफ टर्न्स जो भी थे, नंबर ऑफ टर्न्स ध्यान देना पड़ता था, और बार बार टूटने का खतरा होता था। इसको रिपेयर करने में बहुत मतलब माथापच्ची बहुत थी। तो हमने MCB अपग्रेड कर लिया अपनी लाइफ को, हमने इनोवेट किया और इन्वेंट करी चीजें जिससे हमें MCB नाम की चीज मिली। अब इसके अंदर क्या है, कैसा है, उस चीज को भी जान लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज्ड इन द डोमेस्टिक वायरिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल से यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, जो ये था ये भी कॉपर मेटल था, ठीक है, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम जानते हैं, और इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, ठीक है। If the current passing through the wire exceed the maximum value, the copper wire gets overheated and may even cause fire। इसके साथ ये अलग एक दुख था, कभी कभी होता था कि बहुत ज्यादा एक्सीड होने की वजह से हीट बहुत ज्यादा हो जाती थी और ये फूट जाता था, मतलब फूट जाता था, बम की तरह धमाका करता था, हो सकता था आपके घर में आग लग जाए, जबकि MCB के अंदर ऐसा कुछ होने का चांसेस नहीं है। द एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन द डोमेस्टिक वायरिंग अंडर टू सर्कमस्टेंसेस। दो सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आपकी करंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किटिंग, सेकेंड होता है हमारा ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, जैसे मैंने बताया था ना कि ये देखो ऐसे मिल जाते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं भी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के बारे में भी बच्चों जान लेते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं किसके बारे में,
फर्स्ट हम जानते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है छोटा रास्ता। छोटा रास्ता, करंट को जब छोटा रास्ता मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट मिल जाता है घूमने के लिए, तो वो दिक्कत हो जाती है। कैसे? वैसे हमारे लिए छोटा रास्ता अच्छी बात है, लेकिन करंट को अगर छोटा रास्ता मिल जाए तो वो एक पुट करके एक आवाज आती है, बहुत तेज धमाका भी हो सकता है वो घर के अंदर, या अपना सर्किट ब्रेक हो सकता है। ये अगर घर पे ना ही यूज करो, एक्सपेरिमेंट्स ना ही करो, तो बहुत अच्छी चीज है। इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट टॉर्न, घर के अंदर की जो चीजें होती हैं, अगर उनके ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग हट गई, प्लास्टिक कोटिंग हट गई, देखो यहाँ पे तो क्या है, प्रॉपर अलग अलग तारे हैं, घर के अंदर की वायर्स अपन को चेक करते रहनी चाहिए, तभी काम होता है। इस चीज से बचने का उपाय यही है ना। एंड देन द टू वायर्स टच ईच अदर, द टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर डायरेक्टली नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। अभी तो अलग अलग है, मैं मान लेता हूं मिला दो, ये करंट पास हो रहा है, इज्जत से जा रहा है, इज्जत से आ रहा है, बहुत सलीके से आगे जाते हैं। जैसे ही क्या होता है, क्रॉस होने की कोशिश करता है, क्रॉस होने की कोशिश करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि वायर के ऊपर की जो कोटिंग थी वो उतर गई है, तो पहले तो क्या हो रहा था, करंट देखो कैसे जा रहा था, करंट हमारा यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। लेकिन अब क्या, उसको एक छोटा रास्ता मिल गया, वो चुप करके यहाँ से जाएगा, वो सोचेगा आगे जाने से तो फायदा नहीं है, मैं यहीं से वापस हो लेता हूँ, या यहाँ से आएगा, देखो कहाँ से, यहाँ से आ रहा है तो इस तरफ जाने की कोशिश कर देगा, यहाँ से आ रहा है तो इस तरफ जाने की कोशिश कर लेगा। वो सोचेगा यूं आऊं और पूरा रास्ता हायर रेजिस्टिव पाथ, ये हायर रेजिस्टिव पाथ है तो इस तरफ क्यों जाऊं, मैं ऐसे ही करके वापस क्यों नहीं चला जाता। ऑब्वियसली बात है, उसको मजा आ रहा है, छोटा रास्ता मिल गया, एक शॉर्टकट मिल गया। अगर आपको शॉर्टकट मिलता है तो आप अपनाओगे नहीं कि नहीं अपनाओगे, ऑब्वियसली। लेकिन वोल्टेज तो उतना ही है मेरे बच्चों, वोल्टेज तो उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V = IR। रेजिस्टेंस जब बहुत कम हो जाता है, रेजिस्टेंस जब बहुत 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 कम हो जा रहा है इसके लिए, तो करंट की वैल्यू, उसको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए मुझे I की वैल्यू जो होगी, I की वैल्यू जो होगी वो बढ़ानी पड़ेगी, I की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस तो एट अ कांस्टेंट ही चल रहा है, अगर वो 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट ही चलेगा। करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, देन करंट विल टेंड टू इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि पता नहीं, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के अंदर इंफिनिटी का अलग अलग लॉजिक है। मैथ्स के अंदर क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब है पता नहीं, मतलब बहुत दूर की बात कर रहे हैं, और फिजिक्स के अंदर जब भी हम इंफिनिटी की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे जब R टेंड्स टू 0 है तो I टेंड्स टू इंफिनिटी है। इसकी वजह से क्या होता है, करंट जब बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे एक स्पार्क होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग एंड होते ही नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आता है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का बहुत ईजी एग्जाम्पल है एक सॉकेट के अंदर मल्टीपल सॉकेट्स को यूटिलाइजेशन कर देने का। हो सकता है कि यहाँ पे अर्थिंग का यूटिलाइजेशन बहुत, मतलब एक तरीके से इससे बचने के लिए अर्थिंग यूज करी जाती है। मैं बहुत इजी बता रहा हूँ। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए तो वायर्स चेक करो, ओवरलोडिंग से बचने के लिए अर्थिंग कराई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है, दो तरफ से गलती हो सकता है, सरकार ने ज्यादा भेज दी हो, नहीं तो सरकार नहीं भेज रही, तो मैं इतना मक्कार हो गया हूँ कि इतना सारे प्लग्स मैंने एक ही सॉकेट में अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मांग ली है, तो AC, TV, फ्रिज, ये वो चार्जर, माइक्रोवेव सब इसमें लगा दिया, करंट बहुत ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्स्ट्रा करंट की वजह से पूरा का पूरा सॉकेट ब्रेक हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है और पूरा का पूरा सॉकेट बर्न हो सकता है। आगे पीछे जो इक्विपमेंट्स है, अप्लायंसेस लगे हुए हैं, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। So if too many electrical appliances of high power rating are switched at the same time and they draw an extremely large current from the circuit, this is known as overloading। कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा करंट को मैं कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम द सेम सर्किट, फ्रॉम द सेम सॉकेट, तो उस चीज को कहते हैं ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर बाय टू मेनी अप्लायंसेज आर कलेक्टेड इन द सिंगल सॉकेट। सिंगल सॉकेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेज कनेक्ट कर देता हूँ। इससे बचने का तरीका है अर्थिंग, और उससे बचने का तरीका है किससे, शॉर्ट सर्किटिंग से, चेकिंग द वायर रेगुलरली ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। आगे कहता है फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस व्हिच हैज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन plated copper wire having low melting point which melts and breaks into circuit of the current exceed safe value। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे फ्यूज का यूटिलाइजेशन कर दूं कि एक्स्ट्रा करंट अगर उसमें आ रहा है इनटू द सर्किट तो वो ब्रेक कर लेगा, उस चीज से सेफ्टी डिवाइस यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस वहां पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी पता है कि फ्यूज जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है।
फ्यूज वायर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होती है, क्यों होती है? करंट एक ही सप्लाई हो, करंट ज्यादा सप्लाई होगा तो वो खुद को तोड़ देगी। नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है वो भी जान लेते हैं, फिर एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ फटाफट मूव करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। कि भाई दोनों चीजें मेरे पास हो सकती हैं, तो मैं उससे कैसे बचाने की कोशिश करूंगा? क्या कोशिश करूंगा? फर्स्ट वन है अर्थिंग। अर्थिंग करूं, अर्थिंग कर दूंगा तो लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग खराब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग थोड़ी रुकेगी, क्योंकि अर्थिंग से क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा करंट को डिस्पोज करते हैं। करंट इज डिस्पोज्ड इन अर्थ, डिस्पोज्ड टू अर्थ, ठीक है। यूज ऑफ स्टेबिलाईजर। स्टेबिलाईजर अगर अपन ने देखा हो, पहले तो क्या होता था कि हमारी एसीज या बड़े जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे, जैसे बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनके साथ हम अलग से लगाते थे। ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं कि भाई ज्यादा स्पेसिफिक कुछ हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक वोल्टेज पे काम करते हैं, ना कम पे काम करेंगे ना ज्यादा पे काम करेंगे, तो मिनिमम वोल्टेज का सप्लाई बना के रखता था। लेकिन आजकल क्या है, ये सारी की सारी चीजें स्टेबलाइजर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ही फिटेड आते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर। मीटर तो भाई हमारी एनर्जी या हमारे घर के बाहर ही काम करता है, उसको तुम घर के अंदर लेके ना, तो इज्जतदार आदमी है ही नहीं इलेक्ट्रिकल फैमिली के अंदर, वो ऐसा लगता है, वो हमारे बिल जनरेशन में काम आता है। यूज ऑफ फ्यूज। फ्यूज का यूटिलाइजेशन कर लूं, क्यों? फ्यूज से क्या होता है कि अगर एक कंपोनेंट खराब हो गया है तो वो आगे के कंपोनेंट्स को खराब नहीं होने देता। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आ रही है तो वो खुद को तोड़ देगा। खुद जैसे होता है ना, हमारे बीएसएफ होते हैं, कि हमारे बीएसएफ के जो जवान होते हैं ना, खुद पे गोली खा लेंगे लेकिन देश के अंदर किसी को नहीं आने देंगे। अलग आतंकवादी या दूसरे लोगों को नहीं आने देते जो हार्मफुल है हमारे देश के लिए। वैसे ही फ्यूज भी बीएसएफ का जवान है, जो खुद पे गोली खा लेगा लेकिन आपके अप्लायंसेस को या आप पे झटका नहीं आने देगा, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर दो तरीके की वायरिंग होती है। फर्स्ट है द ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम के अंदर क्या है, ये प्रॉपर डायग्राम मैंने बना के आपको दिखाया है ना। इसके अंदर होता क्या है, जो ट्री होता है ना, ट्री के अंदर क्या होता है, एक मेन ट्रंक होता है, जैसे मैं तना हूं और मेरे अंदर से ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उसके अंदर ब्रांचेस निकलती हैं, तो एक ट्रंक रखा जाता है या एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा जाता है। उसके अंदर से हर कमरे में, हर फ्लोर पे अलग अलग फेजेस के थ्रू वहां पे वायरिंग पहुंचाई जाती है। इन ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग डिफरेंट ब्रांच लाइन्स, ब्रांच देखो ब्रांच का यूज करा गया, ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हाउसेज आर टेकन आउट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम फिक्स कर लेते हैं, वहां तक लाइन लेके आते हैं। यहाँ पे देखो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इस तरफ है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से मैं जंक्शन बॉक्स से फिर आगे की तरफ हर रूम पे या हर सॉकेट की तरफ, हो सकता है ये सॉकेट जो दे रखे हैं ये रूम हो या ये सॉकेट ही हो, कुछ भी हो, मैं वहां तक उनको तार पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो जाए। तो इसे कहते हैं वायरिंग। दिस फॉर्म ऑफ वायरिंग इज नोन एज ट्री सिस्टम। इसके साथ कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसको ज्यादातर हम घर के अंदर यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको पूरा प्रॉपर बताने की कोशिश करता हूँ। मेनली क्या है कि ये आता नहीं है, पर मेरा मन था आपको समझाने, कुछ इतनी सारी टॉपिक सब हमने पढ़ ली है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं लास्ट में। जब सर्किट क्या ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, मान के चलो घर के अंदर मेन स्विच है, उसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मैंने बगल में लगा दिया और मेरा घर है 5 फ्लोर का, तो मैं हर जगह तक, हर सॉकेट तक अगर एक जंक्शन से, एक पॉइंट से, मान के चलो ये देखो यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अगर हर जंक्शन तक मैं लेके गया, हर स्विच तक लेके गया, हर सॉकेट तक लेके गया वायर को, तो बहुत लंबी वायर यूटिलाइज हो जाएगी। बहुत लंबी वायर यूटिलाइज होने का मतलब है बहुत ज्यादा खर्चा होगा, जिसकी वजह से मेरे का घर का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, मुझे वो चाहिए नहीं, ठीक है। तो the large number of length of wire is required for wiring the various places in the house, so it is an expensive wiring system, expensive wiring system है। When fuse blows off, all the appliances in that line is disconnected। अगर एक जगह का फ्यूज उड़ गया तो मैं पता नहीं कर सकता किसकी वजह से फ्यूज खराब हुआ है और कहाँ खराबी आई है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सॉकेट जो सिस्टम में सीरीज में लगे होंगे वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। Numerous wires of different current capacities gather into the distribution box of different sections of the houses. There may not be place in the distribution box for extra wire.
द एक्स्ट्रा प्लेस आर नीडेड टू सब्सिक्वेंट पीरियड्स। क्या होता है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप की वायर जा रही है, कुछ पतली हैं कुछ मोटी हैं, और सारा का सारा जो जंक्शन है वहीं से पूरा का पूरा बन के हर सॉकेट के लिए जा रहा है। तो उस छोटे से बॉक्स के अंदर कितना ही बड़ा बॉक्स बना दूं, उसके अंदर वायर में स्पेस की कमी होगी क्योंकि मैं हर बार अगर एक फ्लोर बढ़ाता हूं तो मुझे हर सॉकेट के लिए एक उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 3 वायर्स निकालनी पड़ेंगी। तो अगर मेरे एक फ्लोर पे 10 स्विचेस हैं या 10 अलग अलग में सॉकेट्स रखता हूं तो मुझको 30 वायर्स का उसमें स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। हो सकता है कि सब्सिक्वेंट पीरियड के बाद मुझे प्रॉब्लम हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी इंस्टॉल्ड, अगर इसको इंस्टॉल करना तो बहुत परेशानी होने वाली है। सेकेंड जो सिस्टम आता है बच्चों वो होता है रिंग सिस्टम। क्या होता है, द रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में होता क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर, मजेदार टॉपिक और सबसे प्यारा सिस्टम है, ये मेरा फेवरेट है। रिंग सिस्टम में क्या है, फर्स्टली जो हमारी 3 तरीके की वायर्स होती हैं, यहाँ पे ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन कलर से हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है आपको। तो ये क्या है, पूरे के पूरे चीजों का वायर बना लेते हैं, पूरा का पूरा वायर का हम एक रिंग बना लेते हैं। जैसे ही वो रिंग बनता है, रिंग बनाने की वजह से क्या होता है, अगर कहीं पे एक फॉल्ट भी आ जाता है, कहीं पे एक फॉल्ट भी आ जाता है, मान लेता हूं कि अगर मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, यहाँ का फ्यूज खराब हो गया, तो वो सिर्फ इस सॉकेट को खराब करेगा, आगे के सारे सब्सिक्वेंट सॉकेट्स मेरे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि पीछे वाले सिस्टम में, ट्री सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी, मैं पता डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा था मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन से कंपोनेंट की वजह से कौन सा फ्यूज खराब हुआ और कौन सा कंपोनेंट कहाँ खराब हो सकता है। All the disadvantages from the tree system are removed in the ring system। जितने भी disadvantages थे सारे के सारे हटा दिए भाई, छोटे से वायर के अंदर, मतलब छोटे से क्लब के अंदर मैंने पूरा का पूरा इसको ग्रुप कर दिया है। कॉस्टिंग भी कम हो गई, इफेक्टिव भी है, फ्यूज का भी इशू नहीं है और हमें ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। देखो रिंग के अंदर पूरा का पूरा सराउंड कर देते हैं, चाहे वो न्यूट्रल वायर हो, चाहे वो हमारी लाइव वायर हो, चाहे वो हमारी अर्ड वायर हो। जहां पे भी प्रॉब्लम आती है वो उसी सॉकेट को परेशान करती है, आगे आने वाले सब्सिक्वेंट सॉकेट्स को परेशान नहीं करती है। यहाँ पे 3 वायर्स हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इनको फॉर्म में हम रिंग के फॉर्म में घर के अंदर या रूम के अंदर सजा देते हैं या बना देते हैं हमारी दीवारों के अंदर, और इससे प्रॉब्लम आनी कम हो जाती है जो हमें ट्री सिस्टम के अंदर आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द रिंग सिस्टम आर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सुइटेबल पॉइंट इन द हाउस। मुझे हर जगह के लिए, हर कमरे, हर सॉकेट के लिए बार बार डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर खींच के लाके उस पॉइंट पे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी पूरे के पूरे सिस्टम में से छोटी सी वायर निकाल के दूसरे स्विच बॉक्स को अगर मैं इम्प्लांट भी करना चाहता हूँ, प्लेस भी करना चाहता हूँ मेरे एक एग्जिस्टिंग रूम के अंदर, तो भी इशू नहीं आएगा, वापस वहां पे प्लेस हो जाएगा। फर्दरमोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द रिंग वायरिंग एंड आर इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज प्लग। हर एक जो फ्यूज प्लग है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पहले लगाया जाता है हर एक सिस्टम में, ताकि अगर कोई एक चीज खराब होने वाली है तो उससे बचा जा सके। कॉन्टिन्यूसली एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं लगाए जाते। अगर एक फ्यूज बॉक्स खराब होता है तो हो सकता है वो सॉकेट खराब हो जाए, लेकिन आगे आने वाले सर्किट के अंदर, आगे होने वाले प्रोसेस के अंदर कोई ब्रेकेज नहीं आने वाला। If the fuse of one appliance blows off, only that the particular appliance is disconnected from the circuit without affecting the other appliances। दूसरे appliances वहां से affect नहीं होने वाले, प्रॉपर सिर्फ वही appliance खराब होगा या हो सकता है उसे भी फ्यूज बॉक्स बचा ले। The ring system requires less wiring, ये तो मैंने आपको बताया ही बताया। So it is inexpensive, ये भी अपने को पता चल गया, जहाँ बचते हैं पैसे वहां तो हम खुश होते हैं। To set up and take less time to install, इसको हम कम टाइम में इंस्टॉल कर सकते हैं, that's easy। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो लास्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। Why all domestic appliances are connected in parallel and not in series combination? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम जानते थे कि हर चीज को हम पैरेलल में, घर के अंदर पैरेलल कनेक्शंस में क्यों रखते हैं, पैरेलल कनेक्शंस को क्यों यूज करते हैं। लॉजिकली सबसे पहली बात है, अगर आप इस चीज के ऊपर गौर किए हो तो मैं इसका आंसर लिख के बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट था कि अपने पास सेम वोल्टेज आता है, सेम वोल्टेज या सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पीई भी लिख सकते हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा सेम आता है। लॉजिकली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। सेम वोल्टेज मिल जाता है हमको। सेकंड है डिफरेंट या डिस्टिंग्विश हमको करंट मिलता है, डिस्टिंग्विश्ड करंट।
भाई साहब हर एक पॉइंट पे अपने को अलग अलग करंट मिलता है। अगर मैं दो तरीके के यहाँ पे सर्किट्स बनाना चाहूँ, क्या सर्किट्स बनाना चाहूँ, देखो यहाँ पे एक ये सर्किट बनाया है मैंने, यहाँ पे पहले मैंने एसी फिट कर दिया, ये एसी है। दूसरा मैं यहाँ पे एक बल्ब फिट करता हूँ और इसको ऐसे लगाता हूँ सीरीज के अंदर। दिस इज फर्स्ट वन। अगर सेकेंडली मैं यहाँ पे एक और सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं एसी फिट करता हूँ अपना, और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के अंदर मैं बल्ब लगा देता हूँ। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं, मेरे सीरीज कनेक्शन का जो फर्स्ट डायग्राम है, अगर बल्ब काम करना बंद कर देता है तो एसी भी नहीं चलेगा। लॉजिकली करंट आगे पास ही नहीं हो पा रहा, करंट इस जगह पे पास नहीं हो पाएगा तो एसी भी काम नहीं करेगा। एक चीज के फॉल्ट की वजह से दूसरा भी फॉल्टी हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, किसी के बल्ब के काम नहीं करने की वजह से भी एसी जो है मेरा कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, एसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो मेरे सामने आता है, थर्ड पॉइंट तो आप ये भी लिख सकते हो कि इन सीरीज इफ सिंगल पॉइंट इज डिफेक्टिव, सिंगल ऑब्जेक्ट इज गॉट डिफेक्टेड, या बाय कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गॉट ओवरलोडेड, वहां पे सर्किट में कुछ इश्यू आ जाता है, तब भी दूसरा हमारे सीरीज सर्किट में रहता है, वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे मेरा जो पैरेलल के अंदर है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। थर्ड पॉइंट ये कवर हो गया। फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दिया है। फोर्थ पॉइंट अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, कि भाई मुझे हमेशा जब पैरेलल सर्किट को यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, मिलता है हमको इन दी एंड। तो ये होता है दी एंड ऑफ द चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों आपका खत्म हो चुका है। होपफुली आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर्स या दूसरे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी आपको होमवर्क चाहिए, इसका होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी चैप्टर्स के जो भी डाउट्स हैं, भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मोशन फाउंडेशन ऐप पे जाके आप वापस यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, हमें हमारे सामने अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन बनाएं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है वो लॉजिकली कट गया है, इस साल हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको उसके भी लेक्चर्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, पर कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन भरना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।